नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। बिहार के सभी प्रकार के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए गाइडलाइन आपको जारी किए जा चुके हैं। उसके लिए आदेश जो है सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। कल जो पहले इससे पहले जो आदेश जारी किए गए थे, उसके शुद्धि पत्र जो जारी किए गए थे, उसी के आलोक में यह समझिए कि आदेश आपको जारी किया गया था। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उस पूरे व्यवस्था को जानेंगे, पूरे स्टेप को, प्रक्रिया को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे ये स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है जिसका अभ्यावेदन 1/12 से लेके 15/12/2024 तक विभाग के पोर्टल पे लिया गया था, उसे कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है। उन सारी बारीकियों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और इस वीडियो के माध्यम से आप उन सारी बिंदुओं को जान जाएँगे, उससे अवगत हो जाएँगे, किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको इस वीडियो के बारे में बता देंगे कि क्या ट्रांसफ़र के बाद योगदान आपका प्रभावित होगा? योगदान तिथि प्रभावित होगी? क्या वरीयता प्रभावित होगी आपकी? योगदान प्रभावित होने का मतलब क्या है? जो पहले कहीं योगदान किया था वो प्रभावित होने जा रहा है, कोई नया योगदान तिथि बन जाएगा। कब होगा ये ट्रांसफ़र? जी हाँ, इसमें शेड्यूल नहीं है लेकिन हम आपको बताएँगे कि ये ट्रांसफ़र होगा कब? कैसे होगा? और कौन से चरण का कब-कब होगा? कब तक होगा? और किसका नहीं हो पाएगा? जी हाँ, ऐसी भी इसमें व्यवस्था है और बातें हैं जिससे पता चलेगा कि कुछ लोगों का नहीं होने जा रहा है। उसके बाद है कितने दिन की छुट्टी मिलेगी आपको? अगर आपका ट्रांसफ़र होता है तो कितने दिनों के बीच में आपको उसे कर लेना है? कितना दिन आपको जर्नी में लेना है? यात्रा भत्ता क्या मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? इन सारी बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे और आपको बताएँगे, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह ज़रूर करूँगा, अभी तक आपने मुझे अपने साथ नहीं जोड़ा है, प्लीज़ ज़रूर मुझे अपने साथ जोड़ें, ताकि मैं आपके लिए और आपके हित के लिए शिक्षा और शैक्षणिक व्यवस्था के लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। यदि आप मुझे अपने साथ जोड़ेंगे, मुझे लगेगा कि मेरे साथ इतने लोग खड़े हैं, तो और मोटिवेट होके मैं अच्छे से अच्छा वीडियो और रिसर्च करके वीडियो बनाता हूँ। आपको पता ही है कि मैं प्रामाणिक चीज़ें बनाता हूँ, मैं कोई ऐसी चीज़ें नहीं बनाता जिससे पैनिक हो और सिर्फ़ पैसे और व्यूज़ जनरेट करने की मंशा से नहीं चीज़ें करता हूँ मैं। ताकि अगर मैं लोगों को प्रामाणिक चीज़ें दूँगा तो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। जैसे मैंने बताया कि अभ्यावेदन लिए गए थे 1/12 से लेके 15/12/2024 तक 1,90,000 शिक्षकों को लिए गए थे। उस समय जो कोटि निर्धारित किया गया था, कोटि निर्धारित किए गए थे 7 अलग-अलग कोटि में, जिसमें कैंसर पीड़ित, असाध्य रोग, दिव्यांगता, पति-पत्नी, दूरी के आधार पर विधवा, परित्यक्त आदि इत्यादि की व्यवस्था से किया गया था। वो अगर बनाया जाए तो ये 5 ये होते थे, उसके बाद इसी में से ये 4 इसमें से होते थे, पति-पत्नी वाला हो जाता था और आपको ऐसे हो जाता था। इसी से ये 2 हाँ, 5 ये 6 और ये 7 इस तरह से बन जाते थे वो। लेकिन अब क्या किया गया है कि इस व्यवस्था के तहत इस व्यवस्था के तहत 4 चरणों में इन 4 चरणों में ये आपको स्थानांतरण के अभ्यावेदन जो आए हैं, उसका एग्जीक्यूशन यानी ट्रांसफर 4 चरणों में होगा और वो चरण जो है, को भी श्रेणी में बाँटा गया है। जैसे प्रथम चरण में 5 श्रेणी में बाँटा गया है और इसको कब तक किया जाएगा, इसके लिए भी मैं आपको बताऊँगा, इसका डेट बताऊँगा एग्ज़ैक्ट कि कब होगा। पति-पत्नी का होगा, तृतीय चरण में ऐच्छिक स्थानांतरण, स्थान में से पदस्थापन की दूरी के कारण शिक्षिका यानी पहले फीमेल्स के होंगे, उसके बाद ऐसे ही पहले मेल्स के अभ्यावेदन उसके बाद होंगे, यानी 4 चरणों में ये सारी चीज़ें हो जाएँगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरे में देखते हैं कि कैसे दूसरा वाला में क्या है। अब देखिए, जो लोगों ने आवेदन किए हैं और उन लोगों के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई की गई है, तो ई-शिक्षा कोश पोर्टल पर उस कार्रवाई के लिए, उस शिक्षक के लिए ई-शिक्षा कोश पोर्टल पर संबंधित शिक्षक के प्रोफ़ाइल में डीओ क्या करेंगे या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी इसकी प्रविष्टि करेंगे। तो कौन-कौन से कोई विभागीय कार्रवाई है, निलंबन है, निगरानी जाँच है, फर्जी नियुक्ति से संबंधित है, विविध आरोप है, बिना सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है, अगर बिना सूचना के आप अनुपस्थित भी पाए जा रहे हैं, तो आपके ट्रांसफर की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। कितनी बड़ी बात है यहाँ कि बिना सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति, यह एक अनुशासनहीनता मानी जाती है और यह आपके
ट्रांसफर को प्रभावित करने जा रही है। बहुत बड़ी बात है ये। उसके अलावा इसमें बात बताई गई है कि उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी शिक्षक के पास किसी प्रकार की राशि की का बकाया हो, तो इसकी प्रविष्टि भी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर निर्धारित फील्ड से संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में की जाएगी। अब बात यह है कि ये जो 6 हैं, इस 6 में आपको उसका ट्रांसफर रोका जाएगा और आगे जो है ये जो कहा गया है यहाँ जिसके ऊपर बकाया होगा, उससे बकाया आपको वसूल करने के बाद उसको विरमित किया जाएगा, ये है व्यवस्था। तो कार्रवाई जिस पे है उसकी कार्रवाई को आपको देख के और एंट्री की जाएगी, ताकि जो ऊपर व्यवस्था जो बनाई जा रही है उस व्यवस्था के आपको आलोक में सारी की सारी चीजें है। अब आगे जो दिया गया है वो सारे के सारे विभागीय आपको स्टेप्स हैं, जिसको हमें बहुत जानने की जरूरत नहीं है। वो चेक बॉक्स बना हुआ है, डिपार्टमेंटल एक्शन है, कैसे किस जगह जाके डीओ और किस जगह जाके डीपीओ उसको अपना काम करेंगे, वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, कौन सा बटन अपडेट का बटन है आदि इत्यादि वो काम करेंगे। बिरमन की से पूर्व यहाँ एक जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए किसी के पास अगर पैसा है, अब देखिए जैसे ऐसे शिक्षक जो निलंबित हो, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हो, निगरानी जांच विविध आरोप जो ऊपर बताए गए थे संबंधित लोग का स्थानांतरण पदस्थापन नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया कि इनका नहीं होगा जिन लोगों पे कार्रवाई हुई है। लेकिन वैसे शिक्षक जिनके विरुद्ध सरकारी राशि बकाया हो, जैसे ऊपर मैंने बताया, का स्थानांतरण पदस्थापन किया जा सकेगा। जिन लोगों पे वो 6-7 जो व्यवस्था थी, जैसे हमने ऊपर देखा, ये हम उसको फिर से देख लेते हैं। ये इन लोगों का नहीं हो पाएगा। ये जो 6 लोग थे इस प्रकार के, अगर शिक्षक हैं तो उनका नहीं हो पाएगा। और जिनके पास पैसा बकाया होगा, उनके बकाये के लिए उनका किया जा सकेगा, परंतु संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जहां वह शिक्षक पूर्व से पदस्थापित है के द्वारा विरमन से पूर्व राशि की वसूली कर ली जाएगी, अथवा उनके अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में प्रविष्टि कर दी जाएगी, या तो उनसे वसूल कर ली जाएगी, नहीं तो उनके सैलरी वाले प्रमाण पत्र में, सैलरी सर्टिफिकेट में उनको इसकी एंट्री कर ली जाएगी। अब तीसरा क्या है, और इस तीसरे के लिए है क्या कि तीसरे के लिए एक 16 सदस्यीय पदाधिकारियों की टीम गठित की गई है। पहले भी थी, अब नई व्यवस्था बन गई है कि ये सारे के सारे लोग स्क्रूटनी करेंगे। और ध्यान देने की बात है, ये 16 जो टीम के लोग हैं, 16 लोगों के लॉगिन आईडी बनेंगे अलग अलग, सभी के अलग अलग लॉगिन आईडी बनेंगे। और जैसे हर चरण में हर श्रेणी के लिए हर लोगों के पास अलग अलग चीजें खुलेंगी, उनके लॉगिन आईडी पे उठ जाएंगी। और वो लॉगिन आईडी पे क्या करेंगे, 16 लोग क्या करेंगे, 3 प्रकार के शिक्षकों के व्यवस्था इनको वहां से करनी है। मान लीजिए अभ्यावेदन जो है उसमें से सबके लॉगिन आईडी पे जाएगा, वहां से एक का विकल्प में ओके कर सकते हैं, एक को जिनका ओके होगा दिखेगा कि उस चरण में उस कैटेगरी के लिए वो अभ्यावेदन है तो उसको ओके करेंगे। और मान लीजिए कि उनके साथ अगर सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जा सकता है, फेवरेबल कंडीशन है, कंसिडरेशन है, यानी उनके साथ यही इसी को कहा ही जा सकता है सहानुभूतिपूर्ण आपको विचार। कंसिडरेशन का मतलब विचार होता ही है। चलिए उनका फेवर किया जा सकता है। उसके बाद एक है नॉट ओके, इसी दोनों पे विचार होगा। और ये जो नॉट ओके वाला व्यवस्था है, नॉट वाले व्यवस्था स्थापना कमेटी में चली जाएगी। ये स्थानांतरण कमेटी इस पे काम करना शुरू कर देगी और ये स्थापना कमेटी में चली जाएगी। इस पे विचार किया जाएगा कि नॉट ओके क्यों नॉट ओके है, क्या संबंधित कोटि का नहीं है, क्योंकि निगरानी वाले सब तो छट गए हैं कि क्या कैसे है, नॉट ओके है, तो कोटि नहीं होगा तो वो अगले कोटि में ट्रांसफर हो जाएगा, ये बात है। अब होगा क्या कि ओके और फेवरेबल कंसिडरेशन वाले जो होंगे उन पे सेव करके वो लोग क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। ये कौन काम कर रहे हैं, ये 16 सदस्यीय लोग करेंगे। ये जैसे 16 सदस्यीय ये लोग कर देंगे, ये 16 सदस्यीय के करने के बाद ये ओके और जो फेवरेबल कंडीशन वाले लोग चले जाए, ये चला जाएगा आपको डीओ के आपको लॉगिन पे। ये डीओ के चौथे में यही है, डीओ के लॉगिन पे चला जाएगा। और डीओ के लॉगिन पे जाएगा तो ये आपको ओके वाला, आपको फेवरेबल कंसिडरेशन वाला, ये और नॉट ओके वाला भी अब यहाँ अगर जैसे है, ये फेवरेबल कंडीशन और ओके वाला ये लॉगिन आईडी पे चला जाएगा। और यहाँ डीओ क्या करेंगे, अपने लॉगिन आईडी से जितनी रिक्ति होगी, ध्यान रखेंगे कि डीओ के आईडी पर शिक्षकों के नाम नहीं दिखेंगे, वो आईडी दिखेंगे जो रेंडम आईडी जनरेट होंगे, उनको नहीं पता चलेगा कि किसका है। अगर ओके और जो फेवरेबल कंसिडरेशन वाले होंगे, डीओ रिक्ति के अनुसार उस रिक्ति को आप प्रोसीड कर देंगे कि हाँ यहाँ रिक्ति होगा तो ये आगे इसको, जिस शिक्षक का आईडी होगा उसको आगे वो रिक्ति में अगर होगा और उसने अपने ऑप्शन में दिए होंगे, जो 10 ऑप्शन मांगे गए थे तो उस ऑप्शन में दिए होंगे, उस ऑप्शन के अनुसार उसको चेक बॉक्स में करके आगे प्रोसीड करता रहेगा। अब देखते हैं कि एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि कैसे ये काम करेगा। तो ये एक उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। मान लीजिए कैसे काम करेगा ये।
उदाहरण स्वरूप एक देख लेते हैं कि यदि किसी पंचायत, निकाय के 3 विद्यालयों में उक्त कोटि यानी जिस चरण का अगर उस समय काम चल रहा होगा, ध्यान से रखिएगा चारों चरण जो निर्धारित किए गए, सब चरण के अलग-अलग टाइम फ्रेम बनाए गए हैं, उसी टाइम फ्रेम में होंगे। मान लीजिए किसी किसी खास चरण का चल रहा है अभी काम, तो देखा जाएगा नगर निकाय के एक उदाहरण के लिए मान रहे हैं, उदाहरण स्वरूप हम देख रहे हैं इसे, 3 विद्यालयों में उक्त कोटि या वेतनमान के शिक्षक, विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक की क्रमशः 3, 2 एवं 1 रिक्ति उपलब्ध है। तो सबसे पहले 3 रिक्ति वाले विद्यालय को आवंटित किया जाए क्योंकि भाई यहाँ तो शिक्षक इसका मतलब बहुत कम है तभी ना ज़्यादा रिक्ति है। तो यहाँ देखने की बात है कि जहाँ ज़्यादा रिक्ति है वहाँ भरा जाएगा। उसके बाद दूसरे वाले को जहाँ कम रिक्ति है उससे कम उसको देखा जाएगा। उसके बाद जो जिस सबसे ज़्यादा कम है वहाँ देखा जाएगा। तो यहाँ क्लियर कहा गया है सबसे रिक्ति होगी इसी अनुसार वो सारा का सारा काम करेगा। यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने लॉगिन में प्रदर्शित सभी आवेदनों को एक पर एक निर्धारित समय अवधि पर कार्रवाई करना उनको अनिवार्य होगा। उनके लिए टाइम फ्रेम बना दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीरबल की खिचड़ी बना के आप इसी पे बैठ जाएँ। नहीं, जिला शिक्षा पदाधिकारी को उस टाइम फ्रेम में सारा का सारा काम कर दिया जाना होगा। ऐसी भी व्यवस्था बनेगी कि लॉगिन आईडी पे भी किसी का खुलेगा तो हो सकता है उसका आउट का टाइम भी हो, उसका सेशन एक्सपायर की बात भी हो। अब आते हैं 5वें पर। अब देखिए, इसमें है क्या कि मान लीजिए कि कोई शिक्षक अगर दूसरे जिले में जाना चाहता है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? डीओ कैसे काम करेगा? तो इसको उदाहरण के समझते हैं। मान लीजिए एक है सिवान, एक शिक्षक ने सिवान अपना ऑप्शन 5 दिया है। उसके बाद इसमें दे दिया है इन्होंने, ये दे दिया है, बेतिया दे दिया है। इसमें इन्होंने 3 दे दिया है और 1 दे दिया है आपको मोतिहारी, यानी पूर्वी चंपारण इन्होंने दे दिया। यहाँ दे दिया है उन्होंने 2। अब सिवान वाले डीओ के पास जब जाएगा तो अगर 5 देखेगा कि 5 में भाई जी हाँ, ये पाँचों ऑप्शन में उनको जिस पंचायत में उनको अगर वैकेंसी में उनकी रिक्ति बनती है तो वहाँ ओके कर देगा, जहाँ भी जिस तरीके से बनेगा। मान लीजिए कि यहाँ उनके लिए रिक्ति बनती ही नहीं है, तो क्या करेगा? वो आपको एक उस एप्लीकेशन में एक व्यवस्था आएगी कि ट्रांसफर एप्लीकेशन चेंज ऑफ डिस्ट्रिक्ट करके इस बेतिया वाले दूसरे ऑप्शन वाले पे वो आपको अग्रसारित कर देगा। उसको क्या करेगा? उसको वो अग्रेतर कार्रवाई के लिए आगे वो अग्रसारित कर देगा। ऐसे वो काम करेगा। फिर मान लीजिए बेतिया वाले के पास भी नहीं है, तो कहाँ बढ़ाएगा? वो यानी पूर्वी चंपारण वाले जिले में बढ़ा देगा। मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जिला पूर्वी चंपारण है। तो पूर्वी चंपारण वाले जगह आगे भेज देगा और पूर्वी चंपारण के लॉगिन ऐप पे जाके वो एक्सप्लोर हो जाएगा। इस तरीके से चेंज वाला काम करेगा। क्लियर हो गया? अब देखते हैं हम आगे जो छठा बिंदु है। अब जब डीओ के पास ये कार्य हो जाएगा, तो ये डीओ के पास कार्य जाएगा आपको निदेशक के पास। देखिए कैसे काम कैसे कर रहा है ये। डीओ के आईडी पे जाएगा और डीओ के आईडी वहाँ उन सभी सूची का निकाल कर वो जितने भी सूची हैं वो निकालेंगे। आइए इसको देख लेते हैं थोड़ा-सा ये कि सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ओके और फेवरेबल कंसिडरेशन श्रेणी के अभ्यावेदन के संबंध में जो कार्रवाई की जाएगी, तो के उपरांत उसके बाद सभी अभ्यावेदन निदेशक प्राथमिक शिक्षा के लॉगिन आईडी पर प्रदर्शित हो जाएगा। और उसके बाद तत्पश्चात जो ये निदेशक हैं अपने लॉगिन आईडी से इसकी सूची निकालकर स्थानांतरण के गठित स्थापना समिति के समक्ष निर्णय के लिए रख देंगे। साथ ही स्क्रूटनी के लिए जो नो टोके वाला भी है वो भी वहां चला जाएगा। तो स्थापना समिति उस पे चूंकि ये प्रक्रिया से हो जाएगी तो बस ये फॉर्मेलिटीज है। स्थापना समिति के बाद वहां स्थापना समिति उस पर निर्णय ले लेगी और जब निर्णय हो जाएगा तो निर्णय होने के बाद वो आपको आगे बढ़ जाएगा, यानी वो ओके हो जाएगा। जब निर्णय उस पे लिया जा सकेगा और यदि हस्तांतरण योग्य अभ्यावेदन प्रथम चरण के पांचों श्रेणी एवं द्वितीय चरण के तहत नहीं आता है तो ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी की श्रेणी में हस्तांतरित किया जाएगा। कौन सा कंडीशन? नॉट ओके वाला कंडीशन, जैसे मैंने पूर्व में बताया था। यहाँ जब स्थापना कमेटी वो अगर कर देती है व्यवस्था कि भाई निर्णय कर लेती है, उसके बाद हस्तांतरण की व्यवस्था आगे ओके वाले में कंडीशन में चला जाएगा। आइए देख लेते हैं 7वां बिंदु क्या कह रहा है। 7वां बिंदु कह रहा है कि विभागीय स्थापना समिति द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत जो स्थापना समिति के पास जो निदेशक के बाद जो आएगा, जो दोनों प्रकार की सूची है, एक तो सूची आपको ओके और फेवरेबल कंडीशन वाला होगा और दूसरी सूची क्या है? नॉट ओके वाला। जब उनके सामने में प्रस्तुत हो जाएगी अभ्यावेदन के लिए, तो सम्यक विचार के बाद निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद कार्यवाही ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। ये जब सूची निकलेगी और उसके बाद उनके दस्तखत होंगे और वो अपलोड हो जाएगी।
क्लियर है? अपलोड हो जाएगा और ध्यान रखिएगा ये ओटीपी के माध्यम से सारी चीज़ें शिक्षक को जानकारी मिलेगी। ऊपर लिखा हुआ है कि जैसे डीओ इस पे कार्य करेंगे ओटीपी के माध्यम से वो आपको सारा काम आपको होगा। आगे चलते हैं और इस पे बात करते हैं। देखते हैं जब अपलोड हो जाएगा, ध्यान रखिए सूची निकलेगी अपलोड होगी, कहने का मतलब है कि अपलोड आपके जो पोर्टल पे वो होगा, वो दिखेगा। आइए आगे देखते हैं। अब 8वां में है, 8वां सबसे प्रमुख बिंदु है कि अंतर जिला स्थानांतरण की बात में। अब देखिए अंतर जिला स्थानांतरण में अगर देखा जाए, इसको थोड़ा-सा हमको डिटेल देखना पड़ेगा, सबको हमने ब्रीफली देख रहा है। अंतर जिला स्थानांतरण के मामले में संबंधित शिक्षक के स्थानांतरित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा स्थानांतरित जिला जहाँ आप स्थानांतरित हुए हैं, पदस्थापन आदेश वो करेंगे। मान लीजिए सिवान में भी काम कर रहे हैं, चले गए बेतिया, तो बेतिया वाले उसके लिए पदस्थापन आदेश निर्गत करेंगे। ऐसे शिक्षक वर्तमान पदस्थापन जहाँ वो वर्तमान में है, मान लीजिए कि सिवान में है अभी और वो स्थानांतरित होके बेतिया चले गए। बेतिया चले गए तो बेतिया चले गए तो बेतिया के जो डीओ हैं ये उनका पदस्थापन आदेश करेंगे और सिवान वाले इनको विरमित करेंगे। वहीं ऐसे वर्तमान वर्तमान पदस्थापन स्थान के जिला डीओ द्वारा विरमण आदेश प्राप्त कर नौ पदस्थापित विद्यालय में अपना योगदान समर्पित करेंगे। और ध्यान दीजिएगा यही एक बहुत बड़ा लोचा बनने जा रहा है। लोचा यूं समझिए कि उनकी वरीयता यहाँ प्रभावित होने जा रही है। आगे और भी देखते हैं, यही थोड़ा सा प्रमुख चीज है, इसको देखने की जरूरत है। संबंधित, अब देखिए यहाँ इसको देख लेना है संबंधित जो इसको थोड़ा-सा ठीक कर लेते हैं, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब संबंधित जिला द्वारा स्थानांतरित शिक्षक जो हैं, स्थानांतरित शिक्षक के और शिक्षक का पदस्थापन का आदेश 1 कार्य दिवस के अंदर ई-शिक्षा कोष के माध्यम से निर्गत कर दिया जाएगा। जो कार्य दिवस जो होगा, एक ही कार्य दिवस में जहाँ आपको जिला जहाँ स्थानांतरित हुआ है, जो भी शिक्षक शिक्षिका पदस्थापन का आदेश जो है 1 कार्य दिवस के अंदर आपको निर्गत कर दिया जाएगा और संबंधित शिक्षक शिक्षिका विरमण के पश्चात जब उनका विरमण हो जाएगा तो स्थानांतरित जिला में 7 कार्य दिवस के अंदर योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। 1 दिन में आदेश निर्गत हो जाएगा और 7 दिन में अपने स्थानांतरित जिला में के कार्य दिवस में या विरमण के पश्चात वो करेंगे, यानी 7 दिन का आपको समय मिल रहा है, 1 हफ्ते का समय आपको मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं इसमें अगली बिंदु जो है क्या है? देखिए, विरमण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उनके विरुद्ध कोई चीज़ है या नहीं है। शिक्षक का स्थानांतरण आदेश सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत होगा, ये भी देखा है आपने। और पदस्थापन आदेश अगर निर्गत नहीं किया गया तो इसके लिए आगे ऊपर कुछ कार्रवाई होगी। सरकारी आदेश जो सरकारी राशि बकाया होगा उसे संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी उनके आपको प्रमाण पत्र में निर्गत जो होगा उसमें एंट्री कर देंगे कि बकाया जो है उनसे वसूल करनी है और कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। उसके बाद इसमें जो चौथा है अंतर जिला की स्थिति में, अंतर जिला की स्थिति में इनकी वरीयता का निर्धारण जो होगा, इनकी वरीयता का निर्धारण जो हो जाएगा, जो लोग, अब ध्यान दीजिएगा, अंतर जिला यानी जो दूसरे जिला में जा रहे हैं तो इनकी स्थिति में होगा कि किनकी वरीयता का निर्धारण जो होगा नए जिला में योगदान तिथि से, अगर जिला बदल जाता है तो नए जिला में जाते हैं जो योगदान तिथि होगा वहीं से उनकी वरीयता का निर्धारण हो जाएगा। सारी मान लीजिए कोई शिक्षक 2003 से कार्य है और अभी वो चला जाएगा तो 2003 नहीं, उनकी योगदान तिथि की में वरीयता का निर्धारण 2025 से होगा। ये सारा पीछे का आपको जो ये 22 साल का सर्विस उनकी वरीयता के लिए निर्धारित में नहीं रहेगा। अब देखते हैं कि पांचवा क्या कंडीशन बोल रहा है। पांचवा कंडीशन है बोल रहा है ये कि जिला के अंदर स्थानांतरित हो। ये ऊपर जो था वो जिला के बाहर का जिसमें 7 दिन का समय भी मिल रहा था, जिला के अंदर के लिए बात है। जिला के अंदर के लिए बात यहाँ बताई गई है कि जिला के अंदर जो शिक्षक है उनका स्थानांतरण उनके संबंधित आपको जो जिला है वहां के 1 कार्य दिवस के अंदर ई शिक्षा को उस पोर्टल के माध्यम से निर्गत किया जाएगा। उनका जो पदस्थापन होगा जिला के वाला वहां ऊपर वाला भी 1 दिन में ही निर्गत किया जाएगा। साथ ही आरोप और बकाया वाला बिंदु पर उपरोक्त कंडिका अनुसार किया जाएगा। ध्यान रखिएगा विरमण के बाद यहाँ भी आपको 7 दिन के अंदर कर लेना है, वहां भी 7 दिन के अंदर कर लेना है, लेकिन कंडीशन वहां कुछ था कि वरीयता आपको पदस्थापित जो जिला में है वहां की योगदान तिथि से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ यहाँ कैसे काम कैसे ये करेगा। अब देखिए अब इसको थोड़ा-सा बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, अभी बस थोड़ा ही समय के लिए बचा हुआ है। संबंधित जिला जहाँ शिक्षक का पदस्थापन हुआ है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थानांतरण पदस्थापन आदेश अपने लॉगिन आईडी से ई शिक्षा कोष पर तो से डाउनलोड करेंगे। अब देखिए मान लीजिए निर्गत जब होगा ना, एक उससे पहले क्या करेगा लोग,
कि जब ओके हो जाएगा, जैसे आपको पता है, अभी आपने देखा 16 सदस्यीय उस पे क्या करेगा, ओके और फेवरेबल कंसिडरेशन के लिए कर देगा, तो ये आएगा डीओ के पास। देखिएगा डीओ के पास आएगा, डीओ यहाँ रिक्तियों के अनुसार कर देगा, तो ये निदेशक के पास जाएगा, और ये निदेशक के पास जाएगा, और ये निदेशक के पास से फिर ये सूची जो है, ये सूची चली जाएगी आपको स्थापना कमेटी में, स्थापना कमेटी जो बनी है वहां। अब यहाँ से जब ओके हो जाएगा ये, तो उसके बाद जब सूची साइन होके ये ओके होके फिर ये अपलोड कहाँ हो जाएगा, ई शिक्षा को उस पर अपलोड हो जाएगा, ये अपलोड हो जाएगा। तो ई शिक्षा को उसके बाद अपलोड होने के बाद यहाँ से डीओ क्या करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करेंगे ये लोग, और डाउनलोड करने के बाद सब पे ये साइन करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, और साइन करने के बाद ये फिर अपलोड करेंगे। देखिए कितनी प्रोसेस जो है लंबी है। अपलोड करेंगे तो समय लगने के इसमें चांसेस लग रहे हैं। अपलोड करेंगे कहाँ, शिक्षक जो होगा, जो भी टीचर्स होगा, कंसर्न टीचर, उसके आपको डैशबोर्ड पर, डैशबोर्ड यानी उसके लॉगिन पे, यानी उसके अकाउंट, ताकि उसे दिख जाए और वो डाउनलोड करके आगे चला जाए। डाउनलोड करके अपलोड कर देंगे यहाँ से वो, चाहे तो चूंकि डाउनलोड करके साइन करके अपलोड तो करना ही, चूंकि विभागीय व्यवस्था में जानी है, और उसको आप हैंड से, हाँ, हैंड टू हैंड भी आप करा सकते हैं। देखिए इसलिए यहाँ कहा गया है, यहाँ कहा, मैं जो कह रहा हूँ ये बातें चीजें, डाउनलोड कर हस्ताक्षर के उपरांत स्थानांतरण और पदस्थापन आदेश को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर पुनः अपलोड करेंगे, जो संबंधित पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक और स्थानांतरित शिक्षक को उनके लॉगिन आईडी पे सुलभ हो जाएगा, जो मैंने बताया। तो ये कितनी लंबी प्रक्रिया है, तो लंबी प्रक्रिया है, इसमें समय लगने के चांसेज हैं, और समय लगने के चांसेज के बारे में बताऊंगा। आइए 10वां पॉइंट्स में बताएंगे, हम आपको अभी बताने जरूर बताएंगे समय कितना समय लगेगा, कब कौन होगा, इसलिए मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। स्थानांतरण पदस्थापन के फलस्वरूप शिक्षक शिक्षिका के नए पदस्थापित विद्यालय में योगदान के उपरांत संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा लॉगिन आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर योगदान की तिथि, क्योंकि अब उनके लॉगिन आईडी पे भी दिख जाएगा, तो ये जो शिक्षक उनके यहाँ आएंगे, उनके यहाँ लॉगिन आईडी से योगदान की तिथि, समय यानी पूर्वाह्न अपराह्न की प्रविष्टि की जाएगी, इसके द्वारा उस स्कूल के प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा। उनके अगर कोई शिक्षक शिक्षिका स्थानांतरित होकर आता है, पदस्थापित होता है, तो हेडमास्टर के द्वारा चूंकि व्यवस्था बना दी जाएगी कि ई शिक्षा कोष पर योगदान की तिथि और समय आपको निर्धारित करनी पड़ेगी, निर्धारित क्या, उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। साथ ही प्रधानाध्यापक संबंधित शिक्षक के योगदान प्रपत्र पर हस्ताक्षर अंकित करते हुए इसे स्कैन कर यथास्थान अपलोड करेंगे। एक तो एंट्री करेंगे योगदान की तिथि और समय, और जो योगदान पत्र होगा, योगदान पत्र को क्या करेंगे, हस्ताक्षरित करेंगे एचएम, और उसको ई शिक्षा कोष पर वहां व्यवस्था दी गई है अपलोड करने के लिए, दी जाएगी, वहां अपलोड करेंगे। इस तरीके सारा का सारा काम होगा। और रही बात टाइम फ्रेम की, तो टाइम फ्रेम के लिए मैं आपको बता देता हूँ। चलिए हम उस चरण पे चलते हैं कि कौन सा चरण है, कब होगा, आपको चलिए, ये 4 चरण निर्धारित किए गए हैं, इस चारों चरण पे हम देख लेते हैं। फिर से थोड़ा सा भाग के नीचे आ गया ये, चलिए आइए देखते हैं ऊपर। ये 4 चरण निर्धारित किए गए, कौन सा कब कब होगा और कब इसको कर लेना है, इसका पूरा टाइम फ्रेम है। आपको अगर बता दूं तो ये जो है, ये आपको प्रथम चरण वाला है, ये 20 फेब के पहले हो जाएगा, और उसके बाद ये क्रमशः आपको ये 30 फेब के पहले हो जाने की बात है। और ये दोनों काम जो है, ये ये मार्च में, चूंकि सबसे ज्यादा इसी में है, ये 31 मार्च तक हो जाएगा। ये कंक्रीट आपके पास और प्रमाणिक खबर है, मैं दे रहा हूं कि ये वाला 20 तक हो जाएगा, ये वाला 30 तक हो जाएगा। और चूंकि इसमें कम लोग हैं, इसमें सबसे ज्यादा है, तो इसमें क्रमशः होगा। हो सकता है इसमें 10 दिन समय लगे, 10 से 15 दिन समय लगे, 10 से 15 दिन समय लगे, 10 दिन समय। इसको कहा जा रहा है कि आपको 10 मार्च तक की बात कही जा रही है, और इसको कही जा रही है कि ये 15 ये 20 मार्च तक की बात, सबको 10-10 दिन के समय के फ्रेम में बांध के किया जा रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सारा का सारा प्रक्रिया आपको 31 मार्च तक कर लेना है, ताकि लोग ज्वाइन कर लें नए सेशन। तो इस वीडियो में मैंने हम प्रयास किया कि उन सारे बिंदुओं को छूं, जिससे आप तक वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचे, ताकि आप अवेयर हो जाएं, और चीजों की जानकारी आप तक एक वीडियो के माध्यम से होगा। वीडियो लंबा हो सकता था, होगा, तो चूंकि एक वीडियो में अगर इतने कंटेंट आप तक परोसने हैं, तो वीडियो लंबा होना लाजमी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।